का जो टॉपिक है वो 3 दिन क्लास है उसकी। कल हम आपको कहाँ तक बता दिए थे, हम आर्य समाज बता रहे थे आप लोग को, ठीक है। आर्य समाज आपको बता रहे थे। तो सामाजिक धार्मिक आंदोलन जो शुरुआत होती है वो बंगाल से होती है। राजा राम मोहन राय इसको शुरुआत करते हैं, ठीक है। अब एक क्वेश्चन पूछ देते हैं, राजा राम मोहन सिर्फ एक क्वेश्चन पूछते हैं, आप लोगों को पूछते हैं और विकल्प दे देते हैं, ठीक है। जिनको उत्तर आएगा वो हाथ ऊपर कर लेगा। शुरुआत यहीं से करते हैं कि आप लोग पढ़े तो हैं, ठीक है। हमारा क्वेश्चन ये है कि राजा राम मोहन राय ने, ध्यान से सुनिएगा, राजा राम मोहन राय ने इनमें से किसका विरोध नहीं किया था। समझ में आ गया क्वेश्चन? अब हम ऑप्शन लिख रहे हैं। राजा राम मोहन राय ने इनमें से किसका विरोध नहीं किया था। एक मूर्ति पूजा, बोलेगा नहीं बोलेगा, एक ईश्वरवाद, हमारा क्वेश्चन ये है कि राजा राम मोहन राय ने इसमें से किसका विरोध नहीं किया। जिसको उत्तर आ रहा है अपना हाथ उठा ले। जिसको उत्तर ये समझ में क्वेश्चन आ गया कि राजा राम मोहन राय ने क्या बताया था ना, इसमें से किसका विरोध नहीं किया था। आप बताइए, बैठे ठीक बता। इसमें से किसका विरोध नहीं किया था। आप बताइए। हैं? डी पाश्चात्य शिक्षा। और कोई? मूर्ति पूजा। ऑप्शन डी। क्या ये गलत आंसर है? कोई ये भी कहेगा? जो हमने लिखा है इसमें कुछ संशोधन भी कोई करना चाहेगा? हाँ, कौन करेगा? सही, इन्होंने ही सही कहा। हमने ये विकल्प ही गलत लिखा है। हम देखना चाह रहे थे कि कौन इसमें ये कहता है कि ये विकल्प गलत। देखिए, आप लोग जल्दबाजी ना करिएगा, इसीलिए हमने एक और हम सही लिख रहे थे, बाद में हमने चेंज कर दिया। देखिए, इसका भी विरोध नहीं किया था उन्होंने और इसका भी विरोध नहीं किया था, ठीक है। नारी शिक्षा का विरोध नहीं किया था उन्होंने, ना पाश्चात्य शिक्षा का विरोध किया था। पाश्चात्य शिक्षा मतलब अंग्रेजी शिक्षा का विरोध नहीं किया था। ये तो हमने इसलिए आप लोगों को दिया है कि आप लोग जल्दबाजी नहीं, बस सोचिए। तो ये आपने इसको पकड़ा, समझ में आया आपको? हमको उत्तर मारते समय सोचना है, ठीक है। जल्दबाजी में नहीं उत्तर देना है, ठीक। चलिए, तो आर्य समाज हम आपको पढ़ा रहे थे। दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की थी 1875 ईस्वी में बम्बई। इन्होंने आर्य समाज की स्थापना की थी। आर्य समाज की स्थापना करने का उद्देश्य क्या था? आर्य समाज का स्थापना करने का उनका जो उद्देश्य था वो था स्वराज की स्थापना। नारी शिक्षा एवं नारी मतलब महिलाओं की स्थिति को सुधार करना, उनका ये भी उद्देश्य था। उनका उद्देश्य था मूर्ति पूजा का विरोध करना। इनका भी उद्देश्य था आर्य समाज का भी, जो उन्होंने स्थापित किया था आर्य समाज, उनका ये भी उद्देश्य था, क्योंकि वैदिक काल में, ऋग्वैदिक काल में मूर्ति पूजा नहीं होती थी।
तो वो भी नहीं चाहते थे कि मूर्ति पूजा हो, इसलिए आर्य समाज का उन्होंने 1875 ईस्वी में स्थापना किया। उसके बाद उनके 2 शिष्य हुए जिन्होंने अलग अलग जगह नए कॉलेज खोले। एक ने लाहौर में 1886 ईस्वी में दयानंद एंग्लो वैदिक कॉलेज, जिनका नाम था लाला हंसराज, उन्होंने, और एक और 1902 ईस्वी में लाला मुंशीराम, जिनका क्या नाम था, स्वामी श्रद्धानंद। स्वामी श्रद्धानंद ने हरिद्वार के कांगड़ी स्थल पे उन्होंने क्या खोला था, गुरुकुल विश्वविद्यालय, जो आज भी है, हरिद्वार में है आज, ये उन्होंने खोला था। आर्य समाज के जो संस्थापक थे दयानंद सरस्वती जी ने एक आंदोलन चलाया था, और वो आंदोलन कहलाता है शुद्धि आंदोलन। आर्य समाज ने, यानी दयानंद सरस्वती ने शुद्धि आंदोलन, इसको आप नोट कर लीजिए, शुद्धि आंदोलन चलाया था। शुद्धि आंदोलन चलाया था, दयानंद सरस्वती ने शुद्धि आंदोलन चलाया था। इन्होंने हिंदी को राष्ट्रभाषा स्वीकार करने वाले पहले व्यक्ति, यही थे हिंदी भाषा का। तो शुद्धि आंदोलन क्यों चलाया था दयानंद सरस्वती ने? ये देखिए, शुद्धि आंदोलन लिखा है ना, शुद्धि आंदोलन चलाया था। तो शुद्धि आंदोलन चलाने का क्या उद्देश्य था? उस समय जब ये आंदोलन चल रहा था तो हमारे देश में किसका शासन था? अंग्रेजों का शासन था। तो जब अंग्रेजों का शासन था तो यहाँ पर बहुत से पादरी, ईसाई धर्म के पादरी, वो भारत में आने लगे थे। ब्रिटिश सरकार जब यहाँ शासन करती थी तो वो यहाँ एक्ट बनाती थी, अधिनियम, कानून बनाती थी। यस सर। तो 1813 का एक एक्ट बना था, इसको सुना है कभी आप? यस सर। 1813 का एक चार्टर एक्ट बना था, ठीक है। इस एक्ट में ब्रिटिश सरकार ने ईसाई पादरियों को जो है भारत में आने की अनुमति दे दी थी। और ईसाई जो पादरी थे, जो धर्मगुरु थे, उन्होंने क्या किया? धर्मांतरण करने लगे लोगों का। यस सर। भारतीयों का क्या करने लगे? धर्मांतरण। इसके विरोध में ही आर्य समाज के जो संस्थापक थे दयानंद सरस्वती, उन्होंने भारत में क्या चला दिया? शुद्धि आंदोलन। मतलब कहने का ये है कि जो लोग धर्म से परिवर्तन हो गए थे उनको फिर हिंदू धर्म में वापस करना, फिर हिंदू धर्म में ले आना। इसके लिए चलाने वाले जो आंदोलन थे वो थे दयानंद सरस्वती, ठीक है। इसको नोट कर लिया आप लोगों ने? मिटा दे इसको। जब ये आंदोलन चल रहा था, भारत में आंदोलन चल रहा था, तो ब्रिटिश सरकार के कई लोग उनके विरोध में खड़े हो गए, क्योंकि उन्होंने शुद्धि आंदोलन चला दिया, सीधे अंग्रेजों को चुनौती देने लगी। तो एक पत्रिका थी उस समय की, लंदन टाइम्स। एक पत्रिका थी लंदन टाइम्स। उस पत्रिका के जो पत्रकार थे उनका नाम था बेरेंटाइन सिरोल। वो भारत में आए और उन्होंने दयानंद सरस्वती के बारे में कहा कि दयानंद सरस्वती जो है वो भारत में अशांति के जनक है। उनका एक कथन भी है कि वो भारत में क्या फैला रहे हैं? अशांति फैला रहे हैं। तो इसको नोट कर लीजिए, आ चुका है क्वेश्चन। लंदन टाइम्स, लंदन टाइम्स के लेखक वेलेंटाइन सिरोल ने
दयानंद सरस्वती को अशांति का जनक कहा। अशांति का जनक ये लंदन टाइम्स इन्होंने लिखा कि ये भारत में अशांति फैला रहे हैं। इन्होंने गाय भारत में गाय की हत्या पर प्रतिबंध है ना, ये पहले ऐसे व्यक्ति थे। इन्होंने एक समिति बनाई, गौ रक्षा समिति, आर्य समाज यानी दयानंद सरस्वती ने गौ रक्षा समिति बनाई, गौ रक्षा समिति का गठन किया। दयानंद सरस्वती ने यानी गाय की रक्षा करने के लिए इन्होंने पहली बार समिति का गठन किया कि भारत में गाय की हत्या पर प्रतिबंध लगना चाहिए। ये दयानंद सरस्वती जी थे। ये तो देखिए दयानंद सरस्वती थे। इसके बाद धार्मिक आंदोलन में एक बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति थे जो बहुत पॉपुलर हुए, जिन्होंने भारतीय कल्चर को विदेश में फैलाया। ऐसे व्यक्ति जिन्होंने विश्व में भारत की संस्कृति को फैलाया। कहाँ फैलाया? विश्व में, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर। ये तो भारत में किए, लेकिन कौन आपने बताया? स्वामी विवेकानंद। तो क्या उन्होंने ऐसा क्या चीज किया कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भारतीयों की पहचान उन्होंने क्या दिलाई? ऐसी क्या चीज? हाँ, क्या बताइए? सर, शिकागो में विश्व धर्म सम्मेलन हुआ था, उसमें वो गए थे और वहाँ पे उन्होंने कहा था मेरे प्यारे भाइयों एवं बहनों करके संबोधित किया। हाँ, ये तो उन्होंने तो देखिए कहा था। पहले ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने अपने सम्मेलन में प्यारे भाइयों और बहनों, वैसे जो बोला जाता है वो ऐसा नहीं, यानी उन्होंने पूरे देश पूरे दुनिया में अपना एक संबंध भाई और बहन का संबंध जोड़ा। बिल्कुल सही बात है, आपने ये बताया। ये तो कहा ही था इस, ठीक है। और उन्होंने क्या ऐसी चीज पहचान दिलाई कि भारत का नाम हो गया, भारतीय कल्चर का नाम हुआ। ऐसी कौन सी, वो आप सही कह रहे हैं, लेकिन यही तो जानना चाह रहे थे कि हमारी ऐसी कौन सी कल्चर है जिससे दुनिया जो है दुनिया में नहीं है। ऐसी कौन सी कल्चर है? कौन बताएगा? आप बताएंगे? कल तो बहुत बोल रहे थे। ये देखिए इस तरह से ये आपको लिखने के लिए भी आएगा, मान लीजिए लिख सकते हैं। आप बताइए ऐसी क्या उन्होंने बता दिया, हमारे अंदर क्या क्वालिटी है, हमारे पूरे विश्व में भारत की क्या क्वालिटी है? जी हैं? वेद। भारतीय संस्कृति की पहचान क्या है? एक लाइन में कोई बताएगा? आप लोग जानते हैं भारतीय संस्कृति सर विविध संस्कृतियों का एक स्रोत है। विविध भारतीय संस्कृति विविध संस्कृतियों का कौन सी विविधता है? जैसे कि हमारे यहाँ पर उत्तर से लेकर दक्षिण तक और पूर्व से लेकर पश्चिम तक विभिन्नताएं हैं, जो कि कौन सी विभिन्नता है? वो तो आप शब्दों में ना कह रहे हैं विभिन्नताएं हैं। उत्तर में पहाड़ी जो हमसे अलग है, पश्चिम के देखिए आप जाएंगे, चलिए आप जो कह रहे हैं ना, एक सेकंड ध्यान सुनिए। आप जो कह रहे हैं विभिन्नता है, क्या विभिन्नता है? आप जाएंगे ना, हम लोग की भाषा बदलती ना, उत्तर से दक्षिण आप जाएंगे तो आपकी जो भाषा, कितनी भाषा है संविधान में मान्यता है? 22 भाषाएं हैं। ये विविधता है ना, फिर भी भारत एक है ना, अलग अलग राज्य। एक सेकंड बात मत कीजिए, जब समझा रहे तो उसको सुनिए, बात मत कीजिए क्लास में। विविधताएं है ना हमारे, देखिए हमारे रहन सहन में, हमारे भाषा में, हमारे क्या कहते हैं जातियों में विभिन्नता बहुत है, लेकिन फिर भी क्या है? एकता है। तो वही चीज उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी चीज बताई कि भारत विविध बहुत है,
ठीक है, जैसे हम लोग कई देवताओं का पूजा करते हैं फिर भी एक है। Yes, sir. ठीक है, तो कहने का मतलब है ये जो विविधता होते हुए भी भारत की जो पहचान है वो एकता है। ठीक है, इतने राज्य बटे हुए हैं, उन राज्यों का भी आप देखेंगे तो कई राजभाषाओं के आधार पर राज्यों का गठन हुआ है। कई लोगों की कल्चर अलग है, आपका कल्चर अलग होगा, आपकी पूजा पद्धति अलग होगा, आपका रहन सहन अलग होगा, लेकिन फिर भी क्या है हमारे अंदर एकता है, यूनिटी है। वही चीज उन्होंने कहा है कि विदेश में इतनी विविधता वाला देश होते हुए भी भारत में एकता है। ये भारत ऐसा पहला देश है, इसकी पहचान दिलाने वाले कौन थे? विवेकानंद थे। ठीक है, इसीलिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इन्होंने पहचान दिलाई। और शिकागो, जो आपको कह रहे हैं 1893 में शिकागो में विश्व धर्म सम्मेलन हुआ था, जहां पर भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए इनको बुलाया गया और ये गए थे। वहां पर उन्होंने भाषण दिया था और भारतीय पहचान यानी भारतीय कल्चर संस्कृति की विविधता के बारे में वहां पर बताया था। तो स्वामी विवेकानंद, उनके गुरु का नाम था, क्या नाम था? रामकृष्ण परमहंस। तो इसको मिटा देते हैं, स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद, ठीक है, देखिए 1897 ईस्वी में 1897 ईस्वी में रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1897 ईस्वी में रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। कहां पर की? बारानगर में रामकृष्ण, ये कलकत्ता में, कलकत्ता, आज इसको आप कोलकाता कहते हैं, उस समय कलकत्ता में रामकृष्ण परमहंस इनके गुरु थे। इनके नाम से इन्होंने एक मिशन की स्थापना की स्वामी विवेकानंद ने। कहा कि बारानगर। फिर इसका स्थापना तो कर दिया, इसके बाद इसका जो मुख्यालय है उसको चेंज कर दिया। अब जाके इस समय जो बदल दिया वो है बेल्लूर में रामकृष्ण मिशन का मुख्यालय कर दिया गया। ठीक है, पहले कहाँ था? अब कहाँ कर दिया गया? बेल्लूर में कर दिया गया। ठीक है, बेल्लूर में कर दिया गया। रामकृष्ण जो परमहंस थे, इनके बारे में थोड़ा सा जान लीजिए। रामकृष्ण परमहंस, इनका एक नाम था गदाधर चट्टोपाध्याय। इनका रामकृष्ण परमहंस का एक अन्य नाम था गदाधर चट्टोपाध्याय, इनका नाम था। इनको एक संत के नाम से इतिहास में जाना जाता है, दक्षिणेश्वर संत। दक्षिणेश्वर संत। रामकृष्ण परमहंस को दक्षिणेश्वर संत के नाम से भी जाना जाता है। रामकृष्ण परमहंस। ये लिखी आप लोगों ने? यस सर। चलिए अब इसको उठा दें।
अब स्वामी विवेकानंद के बारे में जान लीजिए। स्वामी विवेकानंद स्वामी विवेकानंद के बचपन का नाम था, क्या नाम था? नरेंद्र नाथ दत्त। बचपन का नाम। कौन कह रहा है नरेंद्र मोदी? एक मिनट बंद कीजिए, आप बंद कीजिए जरा। तो ये इनका नाम देखिए क्या था, नरेंद्र नाथ दत्त। अब देखिए दुनिया में विश्व धर्म सम्मेलन का आयोजित हुआ, विश्व धर्म सम्मेलन। उस समय देखिए अभी जो हम लोग का युग है ये साइंस का युग है। आप देखिए समझिए इतिहास को। और वो युग था कि लोगों को अपने धर्म की विशेषता बतानी होती थी, धर्म की प्रधानता बतानी होती थी। तो दुनिया में इसीलिए धर्म का सम्मेलन बुलाया जाता था कि आप अपने बारे में बताइए कि तो ये बात अब किसको भेजा जाएगा, अगर प्रतिनिधित्व कौन करेगा। अभी कोई चीज कंपटीशन हो तो इस क्लास में से किसको हम भेज देंगे, ये सोचने वाली बात है ना। तो सोचिए कि शिकागो में जब विश्व धर्म सम्मेलन हुआ तो स्वामी विवेकानंद को भेजा गया। बहुत कम उम्र थी उनकी, और पूरी दुनिया में ये बोलना इतना आसान नहीं है। अभी पूरे 1000-2000 लोग बैठे हों और वहाँ पर आपको खड़े होकर स्पीच देना पड़ेगा ना, तब पता चल जाएगा कि कैसे देना होगा। तो वहाँ पर इतने लोग बैठे थे और किसी व्यक्ति को माइक थमा दीजिए और कहिए कि बोलिए, एक लेक्चर बोलिए उसी पे, तो इतना आसान नहीं है। तो जैसा आपने बताया, उन्होंने अपना पहला ही शब्द कहा था उस सम्मेलन में, भाइयों और बहनों। तो ताली बड़ी देर तक बजती रही, क्योंकि दुनिया में किसी ने ये शब्द, लेडीज एंड जेंटलमैन सब लोग बोल देते थे। तो स्वामी विवेकानंद ऐसे पहले व्यक्ति थे जिन्होंने शुरुआत की कि भाइयों, सिस्टर एंड ब्रदर्स, वहाँ उन्होंने कहा तो ये ताली बजी, क्योंकि दुनिया के लिए बहुत बड़ी, इतनी बड़ी कल्चर होती आई, लेकिन कोई व्यक्ति इतने भाषण में, यही नहीं इतना शब्द का चुनाव नहीं कर पाया अच्छे जितना स्वामी विवेकानंद ने किया उस समय। इसलिए ताली बजती रही उनके लिए, और ताली बड़ी देर तक बजती गई। और फिर उन्होंने उसी शिकागो सम्मेलन में भारतीय कल्चर, यानी जो हम आपसे अभी पूछ रहे थे, उस संस्कृति और सभ्यता के बारे में उन्होंने बताया कि हमारा देश में कई नदियां बहती हैं, कई भाषाएं हैं, कई जाति के लोग हैं, कई लोग धर्म के पूजक हैं, फिर भी इतनी विविधता होते हुए भी हमारी जो पहचान है कि आज हमारा जो कुटुंब है, हमारा जो परिवार है, हमारा जो समाज है, वो एक साथ रहता है। तो ये जो विविधता की पहचान दी थी, उनका वो थे कौन थे? स्वामी विवेकानंद। उन्होंने तो ये सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ था? 1893 ईस्वी में शिकागो में। शिकागो में विश्व धर्म सम्मेलन। विश्व धर्म सम्मेलन हुआ था, और जिसका प्रतिनिधित्व, इसको आप लोग नोट करते हैं, जिसका प्रतिनिधित्व स्वामी विवेकानंद ने किया। इसको नोट कर लीजिए। 1893 ईस्वी में शिकागो में विश्व धर्म सम्मेलन का आयोजन हुआ। जिसका नेतृत्व इन्होंने उसके बाद एक मठ स्थापित किया। मठ मतलब होता है जहाँ ये लोग रहते हैं, ठीक है। देखिए इसको भी आप लोग क्लियर रखिए, मठ, आश्रम, ठीक है, एक मठ, एक आश्रम, ठीक है। और बौद्ध धर्म में जो लोग, जो सन्यासी जिस स्थान पर निवास करते थे उनको मठ बोलते थे। हिंदू धर्म में जो लोग रहते थे उनको, और जैन धर्म वाले शायद
मठ या विहार, ये तो बौद्ध धर्म हो गया, ठीक है। और जैन धर्म को बसादी बोलते थे, ठीक है, बसादी। देखिए क्वेश्चन आ चुका है, ये आश्रम को जैन धर्म में क्या बोलते थे? बसादी, इसको बोलते थे। तो वैसे ही स्वामी विवेकानंद ने अल्मोड़ा, अल्मोड़ा कहाँ पे है, किस राज्य में है? उत्तराखंड में। अल्मोड़ा में एक स्थान है मायावती, वहाँ पर उन्होंने एक मठ, लिख लीजिए, अल्मोड़ा के मायावती नामक स्थान पर, अल्मोड़ा के मायावती नामक स्थान पर स्वामी विवेकानंद ने मठ स्थापित किया, मठ स्थापित किया। स्वामी विवेकानंद ने मठ स्थापित किया। ये 1899 ईस्वी में किया है, 1899 ईस्वी मठ स्थापित किया। ठीक है, इन्होंने मठ स्थापित किया। मठ का मतलब वो वहाँ पे निवास स्थान करने लगे, अपना ज्ञान भी वहीं दे के जाते थे, वहाँ ज्ञान देने लगे। ठीक है, इसको लिख लिया आप लोगों ने? नहीं नहीं, रामकृष्ण मठ जो वो तो संस्थान था, वो तो बंगाल में स्थापित किया उन्होंने, बारानगर में। ठीक है, वो एक ही जगह नहीं थे, तो कई जगह जाते थे। ये तो उत्तराखंड में अल्मोड़ा जिला है, वहां पर वो गए, वहां पर एक नया मठ स्थापित किया उन्होंने। वो तो जो आप कह रहे हैं, वो तो अपने गुरु के नाम पर एक संस्थान स्थापित, रामकृष्ण मिशन, उनके गुरु थे रामकृष्ण परमहंस। तो उन्होंने रामकृष्ण मिशन अपने गुरु की शिक्षा का प्रचार प्रसार करने के लिए कलकत्ता के बारानगर में स्थापित किया था। ठीक है, 1897 ईस्वी में, और ये तो 1899 ईस्वी में अल्मोड़ा में एक मठ स्थापित किया इन्होंने, 1899 ईस्वी में। इसको मिटा दें? यस सर। जैसे राजा राम मोहन राय को क्या कहा जाता है? आधुनिक भारत का पिता कहा जाता है। ठीक है, आधुनिक सामाजिक आंदोलन का पिता कहा जाता है। वैसे ही स्वामी विवेकानंद को भी नव हिंदूवाद का पिता, या स्वामी विवेकानंद को नव हिंदूवाद का पिता कहा जाता है। स्वामी विवेकानंद को भी नव हिंदूवाद का पिता कहा जाता है। एक महिला थी, विदेशी महिला, जब उन्होंने देखिए विश्व में अपना कल्चर, भारत का पहचान दिया, तो कई लोग भारत में आने लगे और भारतीय धर्म को समझने के लिए, भारतीय कल्चर को समझने के लिए विदेश से लोग आने लगे। तो वैसे ही जब कई विदेशी महिलाएं भी इनकी शिष्य हुई। एक महिला थी सिस्टर निवेदिता, नाम सुना है आप लोगों? नाम सुना है? उन्होंने ही इनके जो है शिक्षा का प्रचार प्रसार विदेशों में करने लगे। तो लिख लीजिए, सिस्टर निवेदिता ने स्वामी विवेकानंद की शिक्षा का प्रचार प्रसार विदेशों में किया। शिक्षा विदेशों में किया। सर ये विदेशी थी? है? ये विदेशी थी? हाँ, ये विदेशी थी, ये विदेश की थी, भारत में आई, इनकी शिष्य बन गई। उन्होंने जो ज्ञान दिया, उन्होंने बताया। अब कैसे भाई कोई जाके
आजकल माध्यम नहीं है ना, टेक्नोलॉजी नहीं है कि ऑनलाइन टीवी पे देखे क्या कहते हैं चैनल देख लिए, लेकिन पहले प्रचार डालना बहुत मेहनत करनी पड़ती थी, लोगों को बताया। हम अपनी बात रखेंगे तो ऐसे ही आपको बताएंगे, पढ़ाएंगे, तब आप सुनेंगे, इतना टाइम टेकिंग होता था उस समय। तो वो विदेश में गए, तब लोग संपर्क में आए थे, और ये संपर्क में वही आ सकता था जो पढ़ा लिखा रहेगा, बुद्धिमान मध्यम वर्ग के लोग आए, पढ़े लिखे, वो किताबें पढ़े, वो बताए। किसी को आपको पढ़ना है, आपको रिसर्च करना है, पीएचडी करना है, तो आप बहुत जब ध्यान से पढ़ेंगे ना तब चीज़ समझ पाएंगे। तो वैसे ही विदेश के लोग जब स्वामी विवेकानंद का जो भी उन्होंने कल्चर ज्ञान दिया, तो क्या हुआ, उनका प्रचार प्रसार भी कई लोग करने लगे, ठीक है। और इसका परिणाम क्या हुआ? अब तो स्वामी विवेकानंद ने तो भारत की नींव रखी थी, विदेशों में भी भारतीय कल्चर, कई विदेशी भारतीय ज्ञान को समझने के लिए, कि भारत की कल्चर को समझने के लिए उन्होंने एक सोसाइटी, विदेशियों ने सोसाइटी की स्थापना की कि भारतीय कल्चर को अब समझा जाए। तो आप लोगों ने सुना होगा एक समाज सोसाइटी थी, थियोसॉफिकल सोसाइटी, सुना है? ठीक है, थियोसॉफिकल सोसाइटी। तो अब हम आपको दिखवाते हैं थियोसॉफिकल सोसाइटी। थियोसॉफिकल सोसाइटी थियोसॉफिकल सोसाइटी, इसकी स्थापना 1875 ईस्वी में, 1875 ईस्वी में मैडम ब्लावत्स्की एवं कर्नल अलकाट ने न्यूयॉर्क में स्थापना की। न्यूयॉर्क अमेरिका में एक संगठन यानी एक संस्था की स्थापना हुई, जिसको थियोसॉफिकल सोसाइटी के नाम से जाना जाता है। ये रूसी महिला ब्लावत्स्की और एक कर्नल थे अमेरिकन, अलकाट ने इसकी स्थापना कर दी 1875 ईस्वी में। ये स्थापना कर दिया इन्होंने। ये थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना करने का ये उद्देश्य था कि भारत का जो क्या कहते हैं ज्ञान है, जो उनका क्या कहते हैं ईश्वरीय ज्ञान है, उस ब्रह्म ज्ञान को समझने के लिए कि लोग जो है बहुत सन्यासी यहाँ पूजा पद्धति करते रहते हैं, और कई लोग अलग अलग ज्ञान देते हैं, जैसे पुनर्जन्म को भी मानते हैं। यहाँ पे भारतीय संस्कृति क्या है, इसका पुनर्जन्म को भी मानते हैं। कई लोग की पूजा पद्धति अलग है, कई लोग भूत प्रेत को भी मानते हैं। तो इन सब चीज़ों को समझने के लिए न्यूयॉर्क में एक संगठन की स्थापना हुई। अब इसका अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय भारत में बनाया गया, और ये मद्रास के अडयार में, मद्रास के अडयार में थियोसॉफिकल सोसाइटी का अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय बनाया गया। अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय बनाया गया। ये 1882 ईस्वी में, इसको आप ये भी हम लिख सकते हैं 1882 ईस्वी में, 1882 ईस्वी में ये बनाया गया। अब इसका जो थियोसॉफिकल सोसाइटी का उद्देश्य आखिर क्या था, इसका जो हमने बताया उसमें आप लिख लीजिए। इसका उद्देश्य था कि ईश्वर की एकता, शॉर्ट में आपको दिखा देते हैं। इसका जो उद्देश्य था ईश्वर की एकता
विश्व बंधु विश्व बंधु परमेश्वर के विविध रूप। पुनर्जन्म एवं कर्म की प्रधानता। ये थियोसॉफिकल सोसाइटी का उद्देश्य था कि ईश्वर की एकता पर कैसे बल दिया जाए, विश्व बंधुत्व यानी विश्व को आपस में कैसे जोड़ दिया जाए। ठीक है। तीसरा है परमेश्वर के विविध रूप। ईश्वर के कई रूप हो सकते हैं लेकिन फिर भी आपस में कैसे एक रूप बनाया जाए, एकता कैसे बनाई जाए। ऐसे ना हो कि हम लड़े, हम राम की पूजा, आप कृष्ण का पूजा या कोई अल्लाह की पूजा, तो आपस में लड़े नहीं। तो क्या करना है, विश्व में मतलब परमेश्वर के अनेक रूप होते हुए भी उसमें एकता कैसे स्थापित हो सके या एकता कैसे है, इस पे रिसर्च पे काम करना। कुछ लोग पुनर्जन्म को मानते हैं, कुछ लोग नहीं मानते हैं। कर्म की प्रधानता, इन सब पर बल दिया गया। तो जब ये स्थापना हुआ तो कुछ और भी विदेशी आके जुड़ने लगे। एक बहुत महत्वपूर्ण महिला ऐसी थी जिन्होंने इनसे जुड़े और उन्होंने शिक्षा का विकास में बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया गया। कौन बताएगा कि वो महिला कौन थी? एनी बेसेंट। अब देखिए, जब भारत में धर्म का प्रचार प्रसार इतना आगे बढ़ गया तो कई विदेशी का झुकाव होने लगा। एनी बेसेंट आ गई और 1889 ईस्वी में, 88 से 89 के ईस्वी में एनी बेसेंट थियोसॉफिकल सोसाइटी से जुड़ गई। इसको मिटा दें। जी सर। 1889 ईस्वी में एनी बेसेंट थियोसॉफिकल सोसाइटी से जुड़ी है। थियोसॉफिकल सोसाइटी से जुड़ी है। थियोसॉफिकल सोसाइटी से 1888-89 में ये जुड़ गई। ठीक है। अब देखिए, इन्होंने भारत में रहना इन्होंने शुरू किया और भारतीय पहले ये इस संस्थान से जुड़ी। फिर इनका बहुत महत्वपूर्ण योगदान था। एक इन्होंने भारतीय शिक्षा को भी बढ़ावा दिया। क्या किया इन्होंने आगे, क्या ऐसा काम किया कि जो बहुत फेमस हुआ उन्होंने? एनी बेसेंट ने कुछ बताएगा क्या किया 1898 में? सेंट्रल स्कूल की स्थापना की थी बनारस हिंदू विश्वविद्यालय। हाँ, तो आज जो हम लोग BHU जानते हैं ना, वो किसने बनाया, किसने नींव रखी उसकी? एनी बेसेंट ने 1898 ईस्वी में एनी बेसेंट ने वाराणसी में सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना की। इन्होंने सेंट्रल हिंदू कॉलेज 1898 में बनाया। ये बाद में कब विश्वविद्यालय बन गया? 1916 में। तो ये किसने विश्वविद्यालय बना दिया उसको? मदन मोहन मालवीय ने 1916 में सेंट्रल हिंदू कॉलेज मदन मोहन मालवीय के प्रयास से बनारस हिंदू विश्वविद्यालय बना।
लिख लीजिए आप लोग। मदन मोहन मालवीय के प्रयास से 1916 ईस्वी में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय बन गया, इनके प्रयास से। ये तो उन्होंने शिक्षा और भी कुछ योगदान रहा है एनिमेशन का आगे। सर 1917 में अध्यक्ष बन गई थी कांग्रेस। कांग्रेस की अध्यक्ष बनी थी। और कोई मूवमेंट में कोई आंदोलन उन्होंने फिर आगे चला, फिर भाग लिया। होम रूल लीग आंदोलन। देखिए बाद में उन्होंने ये कहाँ की थी, आयरलैंड की थी, ठीक है। उन्होंने आयरलैंड के तर्ज पर भारत को आज़ादी देने की बात, यानी स्वशासन देने की बात कही और एक आंदोलन उन्होंने चलाया। बाद में बाल गंगाधर तिलक ने भी उनका सहयोग किया। उस आंदोलन को क्या कहा जाता है, होम रूल लीग आंदोलन। तो ये एनी बेसेंट का बहुत बड़ा सहयोग था शिक्षा के प्रचार प्रसार में, और भारतीय जो स्वतंत्रता के आंदोलन में भी उनकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही। ठीक है, इसको मिटा दें, नोट कर लीजिए, इसको नोट कर लीजिए। तो ये महत्वपूर्ण था। अब इसके बाद सामाजिक धार्मिक आंदोलन में एक और संगठन की चर्चा यहाँ होनी है जिसका नाम है देव समाज। मिटाए इसको। अब एक और व्यक्ति थे जिन्होंने धार्मिक आंदोलन चलाने का प्रयास किया और वो आंदोलन का नाम था देव समाज। ईस्वी में इसको देव समाज की स्थापना हुई लाहौर में। शिव नारायण अग्निहोत्री, शिव नारायण अग्निहोत्री, शिव नारायण अग्निहोत्री। इन्होंने भी सामाजिक आंदोलन चलाया। इन्होंने अपने आंदोलन में, इनके आंदोलन में क्या खास बात थी, ठीक है। देखिए समाज में सिर्फ संस्कृति सभ्यता को बताना ही समाज का सुधार नहीं है, और कैसे हम समाज को सुधार कर सकते हैं? जागरूक, नवयुवकों को कैसे जागरूक कर सकते हैं बताइए। आज आप बताइए। शिक्षा प्रचार, शिक्षा, मान लीजिए शिक्षा तो बहुत तेज भारत में, तो बहुत ज़्यादा शिक्षा का विकास हो रहा है। जो पहले साक्षरता लिटरेसी थी वो तो बहुत बढ़ रही है। आज के समाज में जो नवयुवक हैं उनमें क्या, समाज में वो क्या कमी आ रही है? तर्कशीलता, ठीक है, तर्कशीलता ये तो ठीक है, लेकिन और क्या दिखता है, क्या और क्या समस्या है कि समाज को कैसे सही करने के लिए क्या है? अभी सर जो प्रेजेंट टाइम का जो है उसमें अलगाव बहुत ज़्यादा हो गया है एक दूसरे। चलिए एकता की बात तो हम कर चुके हैं। एकता, जाति वाति भेदभाव, धर्म भेदभाव खत्म करना। अस्थिरता, किस चीज़ में अस्थिरता है समाज? टॉपिक बताइए। अस्थिरता ठीक है, अगर कोई कुछ भी आया है तो उसमें लोग एक बात पे हो जाते हैं। एक सेकंड। उसकी बात में चले गए, तो अगर और कुछ कहा तो उसकी बात तो हाँ अस्थिरता है, ठीक है, समाज में अस्थिरता है। तो एक जो शिक्षित लोग होंगे, पढ़े लिखे होंगे, उनको मतलब हमें वो इस चीज़ को ज्ञान दें, ठीक है। आजकल देखिए एजुकेशन बहुत अच्छा माध्यम है कि अस्थिरता को दूर किया जा सकता है, ठीक है, गलत संगत को। तो हमारा कहने का मतलब है जो गलत संगत है, ये चीज़ें हैं जो समाज भटक रहा है, तो समाज में और ऐसी चीज़ क्या है जो बिगाड़ रही है लोगों को? सोशल मीडिया। वो तो इस समय बिगाड़, मान लीजिए है, ठीक है, लेकिन उस समय का बात कर रहे हैं जब इन्होंने आंदोलन चलाया, हम उस टॉपिक को ले रहे हैं ना कि जब इस समय सोशल मीडिया तो था नहीं था ना, तो लेकिन उस समय भी एक कॉमन चीज़ थी जो आज भी है।
अखबार का तो बहुत प्रचार प्रसार उस समय होता था, कितनी पत्रिकाएं लोग लिखते थे, बहुत ज़्यादा, वो तो था, वो तो करते ही थे। जितना आज नहीं लिखते थे, उस समय बहुत माध्यम था, पत्रिका नहीं लिखना, कई लोगों ने कई किताबें, वो भी था। एक कॉमन चीज़ आप लोग नहीं पकड़ पा रहे हैं, जो ज़्यादातर जेंट्स में पाया जाता है, वो भटका क्या, अब तो हम दे ही दिए, आपको इशारा ही कर दिए, नशा है ना, नशा सेवन, ये भी समाज को बिगाड़ रहा है, ये सबसे ज़्यादा बिगाड़ता है। इसमें किसी का ध्यान नहीं गया ना, कि कोई सोचा था, तो बोला क्यों नहीं? बोलना चाहिए। देखिए, आपको बता रहे हैं, सामाजिक विषय के जो इशू होते हैं ना, समाज सुधार में नशा मुक्ति भी आता है। आज बहुत बड़ी समस्या है, लोग नशे के तरफ ज़्यादा आकर्षित हो रहे हैं। अभी जाएंगे सड़क पे, पान पुड़िया ये सब पैकेट आपको मिल जाएगा बाहर निकलते ही, है ना। तो कहने का मतलब, जब शिव नारायण अवस्थी थे, इन्होंने भी एक आंदोलन चलाया और इन्होंने अपने आंदोलन में इसी को आधार बनाया, नशा मुक्ति आंदोलन। इनके आंदोलन का आधार क्या था? नशा मुक्ति आंदोलन। उस समय भी नशा होता था, मदिरा उस समय भी चलती थी, ठीक है। इसके बाद चलिए, इन्होंने बना दिया। इसके बाद कुछ लोगों ने समाज की सेवा करने के लिए अलग अलग लोग, सोसाइटी, उस समय सबका ये काम था कि कुछ लोग अपना अलग करें। इसी में आप लोगों ने सुना होगा, इसको रेट करते हैं, गोपाल कृष्ण गोखले थे, उन्होंने एक संगठन स्थापित किया, गोपाल कृष्ण गोखले। भारतीय क्या बनाया था? भारतीय समाज सेवक की स्थापना इन्होंने की, गोपाल कृष्ण गोखले, द सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी। इनके नाम था द सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी। इंडिया सोसाइटी, द सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी। ये गोपाल कृष्ण गोखले थे, लोगों को जोड़ते थे कि समाज में सेवा किया जाए, जो समाज में गरीब लोग हैं, जो शिक्षित से वंचित हैं, उनको कैसे सहारा दिया जाए, और जो कुप्रथाएं हैं उनको कैसे दूर करने के लिए बाद में महात्मा गांधी उनके साथ जुड़ गए थे और गोपाल कृष्ण गोखले के शिष्य बन गए थे। तो गोपाल कृष्ण गोखले ने सर्वेंट ऑफ इंडिया। इसी प्रकार नारायण मल्हार जोशी एक थे, नारायण मल्हार जोशी, उन्होंने भी 1921 ईस्वी में सामाजिक सेवा संघ की स्थापना की। सामाजिक सेवा संघ, नारायण मल्हार जोशी ने सामाजिक सेवा संघ की स्थापना की। हृदयनाथ कुंजरू, इन्होंने 1914 ईस्वी में सेवा समिति नामक एक संगठन बनाया, सेवा समिति, और ये बनाया इलाहाबाद में बनाया। इन्होंने जो संगठन बनाया वो बनाया इलाहाबाद में। हृदयनाथ कुंजरू ने सेवा समिति, इन्होंने भी जिस प्रकार ये सेवा, ये इन लोगों ने बनाया, गोपाल कृष्ण गोखले ने बनाया, नारायण जोशी ने बनाया, उसके पहले ही हृदयनाथ कुंजरू ने एक समिति बना दी थी जिसको कहते थे सेवा समिति।
आदिवासियों की समस्याओं को दूर करने के लिए, जो आदिवासी उस समय थे उनकी बहुत बड़ी समस्या थी, उसको दूर करने के लिए एक सदन 1921 में स्थापित हुआ। उसको था भील सेवा सदन। इसको मिटा दें। ये भगवान कृष्ण वाला सन बता दीजिए। किसका? द सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी। हाँ, ये भारतीय समाज, देखिए उस समय समाज में बहुत गरीबी थी, ठीक है। समाज में लोगों पे अशिक्षित बहुत लोग थे। अशिक्षित होने के कारण लोगों के पास काम भी कम था, लोगों की समस्याएं भी थी। ठीक, बात मत करिए भाई आप, हमारा बहुत डिस्टर्ब होता है, बात मत किया कीजिए बीच में। बात करना है तो हमसे कर लीजिए अभी आप, ठीक है, जो आपकी बात है। वो क्वेश्चन पूछ रहे हैं, आप बात कर रहे हैं। तो ये भारतीय समाज, द सर्वेंट ऑफ इंडिया है, भारतीय समाज की सेवा करने के लिए इन्होंने संगठन बनाया कि कितने लोग, हमारे लोग आज भी कई संगठन हैं जो समाज सेवा का काम करते हैं। अभी आप देखिए कि ये त्यौहार होता था तो बहुत के लोगों के बच्चे क्या कहते हैं, गुम हो जाते हैं, तो उनका ही पहुंचाने का बहुत से रोटरी क्लब वाले काम करते हैं। तो उस जमाने में समाज में बहुत गरीब थे, बहुत लोग थे जिनकी समस्याएं होती थी, तो उनको दूर करने के लिए समाज सेवा संघ, यानी द सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी, भारतीय समाज सेवक, इसकी स्थापना गोपाल की शुरू की थी। तो बहुत लोग जो थे जिनकी समस्याएं थी, समाज में कई समस्याएं उस समय थी। क्या चीज? किसका? अच्छा, इसका ये 1905 ईस्वी, 1905 ईस्वी में। अब इसको मिटा दें। देखिए, अमृतलाल विट्ठल दास ने, अमृतलाल विट्ठल दास ने 1921 ईस्वी में, 1921 ईस्वी में भील सेवा मंडल, भील सेवा मंडल की स्थापना की। 1921 ईस्वी में भील सेवा मंडल की स्थापना की। भील सेवा, ये भील जनजाति होती है, उस जनजाति के नाम पे ये एक इन्होंने स्थापना किया कि जनजातियों को कैसे सहायता दिया जाए। अब जनजाति लोग तो समाज से हटके लोग रहते थे, उनको कैसे समाज के दायरे में, उनमें कई प्रथाएं होती थी, भील में कई प्रथाएं होती थी। एक बहुत फेमस प्रथा उनमें थी जिसको कुप्रथा थी, वो थी क्या थी? नरबली प्रथा। नरबली, इनके भील में एक प्रथा थी, नरबली प्रथा। अब ये बंद है, अब नर बलि नहीं दी जा सकती है। यस सर। ठीक है, तो ये बहुत उस समय थी। तो भील, अब जनजाति लोग जंगल में रहते थे, उनको समाज के दायरे में लाने के लिए उनमें कैसे विकास किया जाए, इसका काम किसने किया? अमृतलाल विट्ठल दास ने 1921 ईस्वी में ये था। इसी प्रकार उस समय बहुत महिलाएं जो बेरोजगार थीं, उनको आगे बढ़ाने के लिए एक सदन की स्थापना किया रमाबाई ने, और उस सदन का नाम था शारदा सदन। लिख लीजिए, रमाबाई ने 1889 ईस्वी में शारदा सदन की स्थापना बंबई में की। स्थापना बंबई में की। इसमें महिलाओं को शिक्षक बनाना, उनको चिकित्सा के क्षेत्र में नर्स की ट्रेनिंग देना, इन सब का काम करने के लिए उस जमाने में रमाबाई ने ये आगे बढ़ाया।
रमाबाई ने ही एक समाज और बनाया था, जो कि गोविंद रनाडे के सहयोग से। क्या नाम था उसका, बताइए? नहीं मालूम? आर महिला समाज, कल बता चुके हैं, उसमें क्वेश्चन आ चुका है। आर महिला समाज भी उन्होंने स्थापना किया था, और उन्होंने ही क्या स्थापना किया, शारदा सदन की स्थापना की। इतना क्लियर है? अब मिटा दें? चलिए, देखिए, हमने कल आपको बताया था एक कॉलेज की स्थापना की गई थी। उस कॉलेज को कलकत्ता में स्थापित कराया गया था। उसमें भारतीय शिक्षा के अलावा विदेशी शिक्षा भी दी जाने लगी थी। उस कॉलेज का क्या नाम था? कल एक बहुत फेमस कॉलेज स्थापना, एंग्लो मैरिक कॉलेज। ये तो आप समाज भी पढ़ा रहे थे। एक कॉलेज था जो भारत में अंग्रेजी शिक्षा, उसमें ज्ञान दिया जाने लगा। राजा राम मोहन राय ने भी उसका सहयोग किया था। उसका नाम था, क्या नाम था? हिंदू कॉलेज। लिखवाया था कि नहीं कल? हिंदू कॉलेज, हिंदू कॉलेज। देखिए, ऐसे ही कंफ्यूजन होता है। हिंदू कॉलेज उसका नाम था। तो हिंदू कॉलेज में अंग्रेजी शिक्षा दी जाती थी। कल हमने बताया था, नाम हिंदू कॉलेज है, लेकिन शिक्षा किस का माध्यम क्या था? इंग्लिश। लोगों को अंग्रेजी पढ़ाना। जब तक अंग्रेजी नहीं पढ़ते तब तक बाकी विषय नहीं जानते, क्योंकि उस समय भारत में धार्मिक शिक्षा हिंदू, संस्कृति, अरबी, फारसी में चलती थी। इसलिए इस कॉलेज में जो क्या कहते हैं, अंग्रेजी शिक्षा पढ़ाई जाने लगी। इसी के एक टीचर थे जिन्होंने एक आंदोलन चलाया भारत में, और उसको कहते हैं यंग आंदोलन। यंग आंदोलन, इसको चलाने वाले का क्या नाम था? यंग आंदोलन। 1826 ईस्वी में हेनरी विवियन डेरोजियो ने यंग बंगाल आंदोलन चलाया। 1826 ईस्वी में हेनरी विवियन डेरोजियो ने कौन सा आंदोलन चलाया? यंग बंगाल आंदोलन चलाया 1826। वो आंदोलन चलाने से क्या फायदा, उस आंदोलन को चलाने का क्या उद्देश्य था? अभी तक ये हिंदू कॉलेज के टीचर थे, ये ज्ञान तो देते ही थे, पढ़ाते ही थे, लेकिन इस आंदोलन चलाने का उद्देश्य क्या था? यंग आंदोलन चलाने का उद्देश्य क्या था? क्यों चलाना चाहते थे यंग आंदोलन? यंग आंदोलन क्यों चलाना चाहते थे? अंग्रेजी शिक्षा तो पढ़ाते ही थे। कौन बताएगा कि यंग बंगाल आंदोलन चलाने का क्या उद्देश्य था? युवाओं को क्यों? शिक्षा के प्रसार के लिए। और वो तो शिक्षा दे ही रहे थे, वो तो पढ़ा ही रहे थे, वो तो मान लीजिए ज्ञान दे रहे थे। अब मान लीजिए हम ज्ञान दे रहे हैं, लेकिन आप एक अलग आंदोलन में जोड़ दें, ज्ञान अलग चीज है और एक आंदोलन दूसरा। वो तो पढ़ाई 1817 में हिंदू कॉलेज की स्थापना हो चुकी थी। यस सर। लेकिन उन्होंने एक आंदोलन से लोगों को जोड़ना शुरू कर दिया। यंग बंगाल आंदोलन उसको कहा जाता है। उस आंदोलन का आधार क्या था, हम ये जानना चाहते हैं, अगर किसी ने पढ़ा हो। और वो एक क्रांति से क्या कहते हैं, प्रभावित हो गए थे। एक क्रांति हुई थी 1857 कहाँ पहले आ गया? 1820 26 चल रहा है यहाँ पे। 1826 के बाद में 57 आएगा। पहले ठीक है, भविष्यवाणी कर दी। तो एक क्रांति, वो विदेशी क्रांति थी, फ्रांसीसी क्रांति हुई थी। फ्रांसीसी क्रांति, तो फ्रांसीसी क्रांति क्यों हुई थी? फ्रांसी क्रांति का उद्देश्य क्या था? क्रांति का उद्देश्य था राजतंत्र को खत्म करके गणतंत्र की स्थापना करना। क्या करना? राजतंत्र को खत्म करके गणतंत्र की स्थापना करना, लोकतंत्र की। तो यहाँ पर यही आंदोलन था। भारत में जो यहाँ पे
गुलामी थी। यहाँ भी उन्होंने आज़ादी का बीज बोने के लिए लोगों को, क्योंकि उस समय क्या थी, अंग्रेजों का शासन था, तो उन्होंने भी बंगाल में एक छोटा सा आंदोलन चलाया और लोगों को स्वतंत्रता के लिए जागृत किया। लोगों को बताया कि आप गुलाम हैं, आप पे शासन कौन चला रहा है, इंग्लैंड चला रहा है, वहाँ के राजा रानी शासन कर रहे हैं। माध्यम क्या था, गवर्नर जनरल या वायसराय के माध्यम से यहाँ शासन चलाया जा रहा है। तो उस शासन को उन्होंने बताया, लोगों को जागृति उत्पन्न की, स्वतंत्रता की, कि आप लोग एक गुलाम देश में हैं। ठीक है, जैसे हम लोग पढ़ रहे हैं मान लीजिए, और शासन अमेरिका का चल रहा हो, तो भले आप एक तरह से स्वतंत्र नहीं है ना, क्योंकि शासन अगर अमेरिका के अनुसार आपकी पढ़ाई पद्धति चलती रहे तो गुलाम। वैसे ही उन्होंने फ्रांसीसी क्रांति का आधार लेकर भारतीय युवकों के बीच में एक संदेश फैला दिया कि जो आंदोलन है, यानी जो क्या कहते हैं गुलामी है, उसको कैसे दूर किया जाए। इसीलिए बाद में इनको गिरफ्तार कर लिया गया था। तो लिख लीजिए, हेनरी विवियन डेरोजियो, हेनरी विवियन डेरोजियो हिंदू कॉलेज के अध्यापक थे। फ्रांसीसी क्रांति से प्रेरित होकर यंग बंगाल आंदोलन चलाया। यंग बंगाल आंदोलन चलाया। ठीक है, इन्होंने देखिए फ्रांसीसी क्रांति से, ये टीचर थे हिंदू कॉलेज के, इन्होंने आंदोलन चला दिया। इसको मिटा दें, हाँ लिख दीजिए। तो ये देखिए, इन्होंने शुरुआत कर दी एक यंग। अब लोगों के मन में उन्होंने क्या बताया उस समय, देखिए क्या बेसिकली क्या समस्या थी। उन्होंने 3 इनकी बेसिक आधार उन्होंने दिया उस समय बंगाल में। 3 वहाँ पे 3 लोगों को 3 चीज आधार दिया। अब इरेज कर दें, चलिए। उनका देखिए क्या था, उन्होंने पहले तो नारी शिक्षा पर बल दिया, नारी शिक्षा पर बल। दूसरा, उन्होंने स्वतंत्रता पर बल दिया। स्वतंत्रता पर बल दिया। तीसरा था उच्च पद पर भारतीयों की भर्ती। उच्च पद पर, पहले उच्च पद पर भारतीयों की भर्ती नहीं होती थी, वहां अंग्रेज ही भरे जाते थे। तो इन्होंने ये 3 बहुत महत्वपूर्ण अपने क्रांति पे बल दिया। एक नारी शिक्षा पर, दूसरा स्वतंत्रता पर, तीसरा उच्च पद भारतीयों द्वारा ही भरे जाना चाहिए। सुरेंद्र नाथ बनर्जी जो कांग्रेस के एक बहुत बड़े विद्वान थे, बंगाल के नेता थे, इन्होंने इनके बारे में लिख लीजिए। सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने हेनरी विवियन डेरोजियो को आधुनिक सभ्यता का अग्रदूत कहा। आधुनिक सभ्यता का अग्रदूत कहा सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने। इन्होंने इसके अलावा हेनरी विवियन डेरोजियो ने ये शिक्षा तो दिया ही, ये
आंदोलन तो चलाया ही, कई छोटे संगठन भी उस समय उन्होंने बना दिया। उन्होंने कई छोटे छोटे संगठन की भी स्थापना कर दी, जैसे हिंदू एसोसिएशन, हिंदू संगठन, कई संगठन भी बना दिए। हिंदू एसोसिएशन, बंग हित सभा, बंग हित सभा, डिबेटिंग क्लब, डिबेटिंग क्लब, डिबेटिंग क्लब। तो उस समय लोगों को फ्रांसीसी क्रांति के माध्यम से जागरूक करने के लिए, नवयुवकों को जागरूक करने का सबसे बड़ा जो वो थे हेनरी विवियन डेरोजिए। इन्होंने भी एक आंदोलन, सामाजिक आंदोलन चलाया जो भारत की आज़ादी के लिए प्रेरित किया। किस सन में चला है? क्या चीज़? ये 1826 ईस्वी में लिखा तो है हमने, 1826 ईस्वी में यंग आंदोलन चलाया। ठीक है, यंग मतलब नवयुवक, जैसे आप लोग हैं। ठीक है, आप लोगों को बताया जाएगा, वैसे ही उन्होंने लोगों को बताया कि आप गुलाम हैं। ठीक है, आप गुलाम हैं। जैसे फ्रांस में क्या क्रांति हुई थी, क्या हुआ था फ्रांस में? फ्रांस में क्या क्रांति हुई थी? फ्रांस की राजतंत्र की सत्ता को उठाकर पलटते वहाँ पे लोकतंत्र की स्थापना क्यों की गई थी? क्योंकि वहाँ पर जो राजतंत्र था वो जनता का शोषण किया करता था और अंधाधुंध शासन करता था। तो यहाँ पे क्या शोषण हो रहा था? यहाँ पे ब्रिटिश शासन द्वारा गरीबों, जमींदारों और यहाँ के जो युवक है उन पर उनका शोषण होता, उनको उच्च शिक्षा नहीं दी जाती थी, उनके हितों का मतलब संरक्षण नहीं होता था, उनको उच्च पद पर नहीं दिया जाता था, उनको गुलामी दी जाती थी। और क्या दिया जाता था? अत्यधिक फ्रांसीसी क्रांति का कारण तो यही था कि फर्स्ट जो स्टेट के व्यक्ति होते हैं उन्हें कर देने का कोई प्रावधान नहीं। बात आप अपना बताने के बाद दूसरे नहीं सुनते हैं। ये सब सुनता हूँ। अपना तो बता लिए, किसी और को भी सुनने का अवसर दीजिए। बात आप अब कल से आप लोग अलग बैठिएगा दोनों लोग, ठीक है? आप पीछे बैठिएगा, आप आगे। बहुत ज़्यादा आप लोगों में इकट्ठे चुका है। पहले किसी की बात तो सुनिए, वो उन्होंने कितनी अच्छी बात की, क्या आपने कहा, बहुत अच्छा बात बताया। जो चीज़ आपने नहीं बताया वो बता रहे हैं। हाँ, क्या कर रहे तो हैं? फर्स्ट स्टेट में वहाँ पे फर्स्ट स्टेट में पात्र व्यक्ति आते थे, उन्हें कर देने का कोई प्रावधान नहीं था, पर वो सारा कर उन्हें समझता था जो सारे स्टेट के व्यक्तियों द्वारा दिया जाता था। हाँ, वही चीज़। देखिए, इंडिया में भी एक समस्या थी। अब इन्होंने, अब इसको हम देखिए एक्सप्लेन करते हैं। उस समय ऐसे इसको पहले करते हैं, ठीक है? हम आपको एक लाइन में समझा देते हैं क्या समस्या थी उस समय की। उस समय जमींदारी प्रथा बहुत जगह भारत में लागू थी, ठीक है? तो जमींदारी थी, जमींदारी प्रथा मान लीजिए बंगाल में थी, ठीक है? तो 100 रुपया जमींदार अगर किसी अंग्रेज कर लेते थे तो उन्होंने जमींदारों से कर, किसानों से कर लेने को कह दिया। यस सर। आपके यहाँ खेत में मान लीजिए 100 रुपये की आमदनी हुई, हम आप ही का समझा दे रहे हैं, ठीक है? 1000 रुपये की आमदनी हुई तो 10/11वां हिस्सा मान लीजिए 110 रुपये आपका होगा, तो 10/11वां कितना होगा? 110 रुपये का 10/11वां कितना होगा? हैं? कितना होगा? 110 का 10/11वां हिस्सा कितना होगा? मैं भूल गया क्या हिस्ट्री पढ़ते पढ़ते? 100। अगर 110 रुपया आपके खेत की आमदनी हुई 1 बीघे में अनाज बेचकर, ठीक है, 100 रुपये, तो 100 रुपये अंग्रेज दे देते थे। जमींदार को कितना मिला उसमें से? हैं? 110 रुपया में से 100 रुपया जमींदार अंग्रेज सरकार को दे दिया कर के रूप में। जमींदार के पास कितना मिला, बचा? कितना बचा? 10 रुपया। किसान को कितना मिला? अब आप सोचिए, ये तो जमींदार का लाभ हो गया। 100 रुपया उसने अंग्रेजी सरकार को दे दिया, ठीक है? अंग्रेजी सरकार को दे दिया। वो 10 रुपया देखने में तो ये लग रहा है कि जमींदार को 10 रुपया मिला है,
जमींदार अपना पैसा बहुत सा छुपा लेते थे, किसानों से ज़्यादा वसूलते थे। तो अंग्रेज तो अपना 100 रुपया ले, वास्तव में जो वो 600 रुपया लेते थे उसमें से सिर्फ 500 रुपया अंग्रेज को दे देते थे, मतलब 100 रुपया दे देते, 500 रुपया जमींदार को मिल जाता था। और किसान क्या होता था, पूरी जिंदगी कर्जदार हो जाता था, उसको पैसा मिलता ही नहीं था। तो ये जो अत्याचार था ना, ये आर्थिक अत्याचार था, ये भारत में बहुत दिन से चला आ रहा था। तो 3 प्रकार की जो थी वो चली आ रही थी। तो इस अत्याचार, ये गुलामी का एक प्रतीक था जो किसानों को, मजदूरों को ये बहन करना पड़ता था। तो उसको दूर करने के लिए ही, जब तक आदमी स्वतंत्र नहीं होगा, तो जमीन जमींदारों के पास था ज़्यादातर, रैयतवाड़ी भी थी, तो उसमें भी 50% अंग्रेज लोग ले लेते थे। तो ये आंदोलन इसीलिए चलाया गया था। ये जो सामाजिक धार्मिक आंदोलन चला, इस आंदोलन चलाने का यही उद्देश्य था कि इसमें एक अंग्रेज हेनरी विवियन डेरोजियो भी शामिल हो जाते हैं, और वो फ्रांसीसी क्रांति की तरह भारत में भी एक क्रांति की शुरुआत करते हैं, एक छोटा सा आंदोलन करते हैं। इसीलिए इतिहास में उनको दर्ज कर दिया गया 1826 ईस्वी में। उस आंदोलन का क्या नाम है? यंग बंगाल आंदोलन। उनके बारे में इसीलिए तो सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने क्या कह दिया उनको, ये भारत की स्वतंत्रता के अग्रदूत थे, आधुनिक सभ्यता के अग्रदूत थे, इसीलिए उनको कह दिया। तो ये आंदोलन वो उन्होंने शुरू किया। आगे चलकर 1826 के बाद एक छोटी सी क्रांति होती है 1857 ईस्वी में, वो क्रांति भी विफल हो जाती है। फिर उसके बाद स्वतंत्रता का आंदोलन शुरुआत होता है। तो ये तो देखिए हेनरी विवियन डेरोजियो ने किया। अब एक और सुधार हुआ, पारसी सुधार आंदोलन। पारसी सुधार आंदोलन पारसी सुधार आंदोलन। पारसी क्या है? पारसी कौन थे? ईरान से आए हुए प्रवासी, ईरान से आए हुए प्रवासी थे। तो पारसी क्या है? एक धर्म है कि धर्म? देखिए, भारत में पहला विदेशी आक्रमण जो हुआ, पहला, वो किसने किया? भारत में आक्रमण हुआ है कि नहीं हुआ? इतिहास तो पढ़े होंगे, बहुत बार हुआ है। तो हमने क्या पूछा? बहुत बार नहीं पूछा ना, क्या पूछा? हुआ है। पहला आक्रमण किसने किया? भारत में पहला आक्रमण महमूद गजनवी ने किया है। भारत में देखिए, पहला आक्रमण पारसियों ने किया। पारसी लोग पहले ईरान में रहते थे, इसी को आप लोग ईरान का आक्रमण कहते हैं। ईरान में जो पहले थे वो पारसी लोग रहते थे, उन्होंने ही सबसे पहले भारत में आक्रमण किया था। अगर आपको कोई पूछ ले कि पहला भारत में विदेशी आक्रमण की शुरुआत किसने की, वो पारसियों के द्वारा हुई थी। बाद में ईरान से उनका विघटन हो गया, वो धीरे धीरे ईरान से चले गए। ईरान में वर्तमान में शिया यानी इस्लाम धर्म है, ठीक है, शिया लोग हैं, लेकिन वो पारसी बहुत अल्पसंख्यक बचे। वो क्या कहते हैं, ईरान से लगभग खत्म हो चुके हैं। भारत के कुछ राज्यों में अभी भी हैं, गुजरात में है, महाराष्ट्र में है। तो उस समय पारसी जो समाज के लोग थे, उनमें भी सुधार करने के लिए एक विद्वान थे बहुत फेमस, उन्होंने भी एक सामाजिक आंदोलन चलाया जिसको पारसी सुधार आंदोलन कहते हैं। और इस आंदोलन का नाम था, आप लोगों ने हो सकता है सुना हो, रहनुमाई मजदयासन सभा। लिख लीजिए, रहनुमाई मजदयासन सभा, रहनुमाई मजदयासन सभा। इसकी स्थापना हुई 1851 ईस्वी में बंबई में। 1851 ईस्वी में हुई। इसको धार्मिक सुधार संघ भी कहते हैं।
धार्मिक सुधार, इसको नोट कर लीजिए, भी कहते हैं। धार्मिक सुधार संघ। इसको शुरू, इस संगठन की स्थापना की थी दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी नौरोजी फरदौन जी, नौरोजी फरदौन जी और आर के कामा। आर के कामा, एक और थे एस आर बंगाली। एस आर बंगाली, ये उस समय दादा भाई नौरोजी की तो आप लोग जानते हैं, इतिहास बहुत फेमस हो गया आगे चल के, ठीक है। दादा भाई नौरोजी, दादा भाई नौरोजी आगे चल के क्या, दादा भाई नौरोजी ने क्या किया, इतिहास में क्या योगदान उनका रहा? देखिए उन्होंने क्या दिलाया, हाँ धन बहिर्गमन सिद्धांत। क्या है धन बहिर्गमन, किसी को मालूम है? सर एक ही मिनिमम आय तय किए थे जिसमें व्यक्ति का मतलब 20 रुपया ऐसा कुछ आय था, जो वार्षिक आय थी वो मतलब तय किए थे। देखिए इन्होंने कितनी अच्छी चीज, एक सेकंड अब बात आप लोग कल से दूर बैठिएगा और हम बता दे रहे हैं, आप 2-3 लोग दूर करिएगा, हमारी नज़र है, तीनों लोगों में नज़र है, आप लोग बातचीत बहुत करते हैं बीच बीच में, ठीक है। कल से दूर बैठिएगा, ठीक है। एक तो आगे बैठ जाते हैं, ऊपर से बात भी बहुत तेज, इतना पीछे बैठिए कि हमारे पास ना सुनाई दे आपकी आवाज़। देखिए धन बहिर्गमन सिद्धांत, उन्होंने जो कहा धन बहिर्गमन सिद्धांत, अंग्रेज लोग यहाँ क्या करते, क्यों आए थे अंग्रेज लोग? व्यापार करने के लिए। तो व्यापार करते थे, ठीक है। क्या क्या व्यापार करते थे यहाँ पे? मसाले का, वस्त्र का व्यापार, कपड़े का व्यापार। पहले कपड़े, भारत में कपड़े बहुत फेमस, बहुत दिन से बनते चले आ रहे हैं, सिंधु घाटी सभ्यता से ही कपड़े खरीदते थे और यहाँ से कपड़े ले जाते थे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ, वो बाद में क्या करने लगे, यहाँ पे पहले वो सोना लाते थे, सोना देते थे, बाद में उल्टा करने लगे, वो सोना यहाँ से ले जाने लगे, तो और अपना पैसा वो इन्वेस्ट करने लगे, यहाँ पे लगाने लगे, तो जो उनको आय होने लगी वो अंग्रेजों को फायदा होने लगी। पहले तो कपड़ा खरीदे और भारत का फायदा था, लेकिन जब औद्योगिक क्रांति, सुना है ना, जब औद्योगिक क्रांति हुई, फैक्ट्री लगा, उद्योग लगा इंग्लैंड में, तो इंग्लैंड में कच्चे माल की आवश्यकता बनी, तो उन्होंने कच्चा माल यहाँ से ले गए और कपड़ा बनाया और कपड़ा यहीं बेचने लगे। तो जो पैसा उनको मिलता था वो अपने देश में लेके चले जाते थे, उसको सोने से बदल कर लेके चले जाते थे। तो ये जो धन बहिर्गमन का सिद्धांत था, अभी तक लोग समझ ही नहीं पाते थे अर्थव्यवस्था में। इसको देने का श्रेय किसको जाता है? दादा भाई नौरोजी का। तो ये मत सोचिए कि सिर्फ उन्होंने एक संगठन की स्थापना कर दी, उन्होंने भारतीयों को बताया, समझाया कि अंग्रेज कैसे आपका पैसा लूट के चला जा रहा है और हम लोग को कैसे गरीब बना दिया है, ठीक है। आप लोग सोचते हैं कि रेलवे लाइन बना दिया, वो हमारे विकास के लिए नहीं बनाया था, वो अपने व्यापार व्यवसाय करने के लिए बनाया था। तो ये सारी चीज़ों की शुरुआत जो बताने वाले थे वो कौन थे? दादा भाई नौरोजी थे। तो इन्होंने एक संगठन की स्थापना पहले 1800 की, एक पत्रिका उन्होंने शुरुआत पहले बताया, पहले तो समाज को सही किया जाए, पहले तो इसीलिए पहले लोगों को शिक्षित किया जाए, तब ये चीज़ जानकारी होगी। जब आप पढ़ेंगे ही नहीं तब चीज़ कैसे समझेंगे? इसीलिए पहले उन्होंने सुधार करना फिर बाद में बताया कि कैसे अंग्रेजों ने अर्थव्यवस्था को चौपट कर दिया, ठीक है। इसको उन्होंने एक पत्रिका लिखी, राष्ट्रभोक्ता, इसका मतलब है सत्यवादी, एक पत्रिका। राष्ट्रभोक्ता यानी
सत्यवादी, एक पत्रिका उन्होंने लिखा, दादा भाई नौरोजी ने, रस्त गुप्ता सत्यवादी। उन्होंने जैसे हिंदू धर्म में समस्या थी वैसे ही पारसी समाज में भी समस्या थी। हिंदू जैसे न्यूनतम विवाह, इन्होंने देखिए क्या प्रयास किया, न्यूनतम विवाह महिलाओं का हो जाता था या पुरुष का हो जाता था, न्यूनतम विवाह इस पर इन्होंने उठाया। ठीक है, इस बार स्त्री शिक्षा वहां पे नहीं होती, स्त्री शिक्षा को बढ़ावा देना, स्त्री शिक्षा के विकास पर उन्होंने बल दिया। न्यूनतम विवाह, स्त्री शिक्षा और पर्दा प्रथा की समाप्ति। ये इनके पारसी समाज के सुधार करने के ये महत्वपूर्ण विषय थे, जो पहले भी कई लोगों ने भारत में उठा चुके थे। इन्होंने भी अपने समाज में इसको दूर करने के लिए ये शुरुआत की कि न्यूनतम क्या कहते हैं, न्यूनतम उम्र में जो विवाह हो जाता है, न्यूनतम उम्र में विवाह, ये न्यूनतम विवाह ना लिखे, न्यूनतम उम्र में विवाह। ठीक है, ये तो ये पारसी सुधार आंदोलन था। ठीक है, यस सर। तो देखिए आज आपको हम यही ख़त्म करते हैं, 4-5 मिनट और बचा है। ठीक है, तो ये अभी और टॉपिक है, मिटा दे के लिख लीजिए। दादा भाई नौरोजी पारसी